हाय, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सब्जेक्ट हिंदी में संज्ञा और सर्वनाम की परिभाषा को पढ़ेंगे और समझेंगे। संज्ञा क्या होती है और सर्वनाम क्या होता है ना। छोटी क्लासेस में, छोटी कक्षाओं में आपने पढ़ा ही होगा, है ना कि नहीं पढ़ा है? नहीं पढ़ा है? चलिए ठीक है, हम बताते हैं आपको, है ना। स्टार्ट करते हैं संज्ञा की परिभाषा। क्या होती है संज्ञा की परिभाषा? देखिए, परिभाषा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव या अवस्था। क्या बोल रहा है वो? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव या अवस्था के नाम को संज्ञा कहते हैं, है ना। जैसे राम, कलम, भोपाल, खुशी, प्रेम, बचपन आदि। किसी व्यक्ति क्या नाम हुआ, वस्तु कलम हुई, स्थान भोपाल हुआ, भाव खुशी हुआ। समझ में संज्ञा की डेफिनेशन? फिर से एक बार हम आपको बता देते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव या अवस्था के नाम को संज्ञा कहते हैं, है ना। जैसे किसी का नाम आता है या फिर कोई वस्तु, कोई चीज़ आती है, किसी स्थान का नाम आता है या कोई अवस्था के बारे में बताता है, तो वो क्या चीज़ को, उस नाम को क्या कहते हैं? हम संज्ञा कहते हैं, है ना। संज्ञा के भेद मतलब उसके प्रकार। संज्ञा कितने प्रकार की होती है तो देखेंगे। संज्ञा के 3 भेद होते हैं। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? संज्ञा के 3 भेद होते हैं। पहला वाला होता है जातिवाचक संज्ञा। क्या पहला कौन सा है? जातिवाचक संज्ञा। दूसरा व्यक्तिवाचक संज्ञा और तीसरा भाववाचक संज्ञा, है ना। अब ये जाति, व्यक्ति और भाव से आप अनुमान लगा ही सकते हो। जातिवाचक में किसी की जाति का बोध होता है, व्यक्तिवाचक में व्यक्ति के समूह, व्यक्ति का बोध होता है, भाव में जो भाव होते हैं उसका बोध होता है। चलिए अब देखते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर। नंबर 1 देखिए, जातिवाचक संज्ञा में जिस शब्द से, क्या बोल रहा है ध्यान से देखिए, सुनिए आप लोग, है ना। जिस शब्द से किसी पूरी जाति का बोध होता है, किसी शब्द से पूरी जाति का बोध होता है, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे विद्यार्थी, स्त्री, भैंस, शिक्षक, मित्र और बालक, है ना। विद्यार्थी में विद्यार्थी की पूरी जाति का बोध हो गया। बॉयज़ गर्ल्स सब। स्त्री में भी सभी स्त्रियों का बोध हो गया, है ना। दूसरे में व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब व्यक्तिवाचक में देखिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा से केवल एक ही व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध होता है। व्यक्तिवाचक संज्ञा से केवल एक ही व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध होता है। जैसे शिवाजी, महात्मा बुद्ध, तानाजी, गीता, कुरान, भोपाल और गंगा, है ना। व्यक्तिवाचक संज्ञा में केवल स्पेशल एक ही व्यक्ति, वस्तु और स्थान का बोध होता है। शिवाजी महाराज एक ही है। महात्मा बुद्ध जो थे, है ना, कि एक ही व्यक्ति का बोध बता रहा है। तानाजी भी एक, गीता एक ही है, कुरान एक ही है, भोपाल एक ही है, गंगा एक ही है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए भाववाचक संज्ञा। जिस शब्द में से किसी भाव, गुण, धर्म, दोष या अवस्था का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जिस शब्द से किसी के भाव, गुण, धर्म या दोष, अवस्था का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे वीरता में वीरता का भाव झलकता है, क्रोध में क्रोध का भाव झलक रहा है, प्रेम में प्रेम का भाव झलक रहा है, स्नेह का भाव झलक रहा है, बालपन, आँख लाल। ठीक है, ये हो गई संज्ञा की। अब आते हैं हम सर्वनाम पर। सर्वनाम में देखिए परिभाषा, संज्ञा शब्दों के स्थान पर, क्या बोल रहा है ध्यान से सुनिए। संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं, है ना। जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वो शब्द क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं,
तुम, वह, मेरा, तुम्हारी, उनकी आदि। चलिए अब इसके भेद देखते हैं। इसके ही प्रकार क्या होते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पहला होता है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा होता है निजवाचक सर्वनाम, तीसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, पांचवा होता है संबंधवाचक सर्वनाम और छठवा होता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। आप पहला वाला देखिए पुरुषवाचक सर्वनाम में देखिए पुरुषों के नामों के बदले बोले जाने वाले शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम कहे जाते हैं। पुरुषों के नाम के बदले बोले जाने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे हम, तुम, वह, ये आदि, ये सब क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम है ना। और पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 प्रकार होते हैं। पहला उत्तम पुरुष मतलब प्रथम पुरुष, मैं, हम, मेरी, हमारी और मेरा, मुझे। और मध्यम पुरुष में तुम, तुम्हारा, तू, आप। और तीसरा होता अन्य पुरुष में वह, वे, उन्हें, उन्हीं। चलिए आते हैं अब दूसरे वाले पर, निजवाचक सर्वनाम। वाक्य के कर्ता का प्रयोग किए जाने वाले सर्वनाम। वाक्य के कर्ता का प्रयोग किए जाने वाले सर्वनाम निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं यह काम करूँगा, तो इसमें स्वयं के कार्य करने का बोध हो रहा है। ये कार्य अपने आप करेंगे। ठीक है ना, समझ में आ रहा है। चलिए तीसरा देखते हैं। तीसरे में निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चय मतलब निश्चित ही काम होने वाला है या करने वाला है या यही व्यक्ति करेगा, इसका बोध होता है। देखिए निश्चित संज्ञाओं के लिए प्रयोग किए जाने वाले सर्वनाम। निश्चित से एकदम निश्चित है कि फिक्स का होना ही है। निश्चित संज्ञाओं के लिए प्रयोग किए जाने वाले सर्वनाम निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अब ये देखिए उसमें जैसे बताया गया है, जैसे शाम की कलम है, निश्चित है कि ये शाम की ही कलम है, दूसरे की कलम हो ही नहीं सकती। यह विद्यार्थी आया है, यह विद्यार्थी स्टूडेंट आया है, जाने का कोई सवाल ही, निश्चित ही वो आया ही है स्कूल में। इसे पुस्तक दो, उसे पुस्तक देना ही है, निश्चित है। अब अनिश्चितवाचक सर्वनाम, इसका अपोजिट हो गया ये। अनिश्चित व्यक्तियों या वस्तुओं का बोध कराने वाले सर्वनाम अनिश्चितवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे आज कोई आएगा, आज कोई आएगा आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, क्योंकि ये अनिश्चितवाचक सर्वनाम का बोध करा रहा है। कुछ लोगों ने कहा, कुछ लोगों ने कहा, कुछ लोगों ने नहीं भी कहा, तो अनिश्चितवाचक सर्वनाम का इसमें बोध हो रहा है। पांचवा देखिए संबंधवाचक सर्वनाम। दो संज्ञा अथवा दो सर्वनाम के संबंध का बोध कराने वाले सर्वनाम संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं वही करता हूँ जो तुम करते हो, जो परिश्रम करता है वह सफल होता है। संबंध है ना, मैं वही करता हूँ, संबंध का बोध बता रहा है उसके अंदर। ठीक है। 6 नंबर का देखिए प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्न से समझ में आ गया कि क्वेश्चन, इसमें क्वेश्चन के बारे में कुछ ना कुछ पूछा गया है। किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में, किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में कुछ पूछने के लिए या जानने के लिए प्रयुक्त सर्वनाम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहला रहे हैं, है ना। मैंने यही पहले ही आपसे कहा कि प्रश्न संबंधी बातों को पूछ रहा है। जैसे कौन आ रहा है, इसमें प्रश्नवाचक हुआ। वह क्या हो रहा है, इसमें प्रश्नवाचक सर्वनाम का यूज़ हुआ है। तो वैसे ही हमने आपको संज्ञा और सर्वनाम की डेफिनेशन बता दी है, PDF आपको सेंड कर देंगे। आपको अच्छे से आपकी कॉपी में नोट डाउन करना है। ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, बाय।